हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम उस लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण लिखिए। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। या फिर देखिए क्या कहेगा, प्राणियों के विलुप्तीकरण के कारण लिखिए। इस प्रकार से 2016 में पूछा गया था। तो आइए इसका उत्तर समझते हैं सरल शब्दों में। देखिए, वन्य प्राणियों के विनाश के 4 प्रमुख कारण निम्नवत हैं। नंबर 1 देखिए, तीव्र वनोन्मूलन, जिसके कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास समाप्त होते जा रहे हैं, यानी वनों की कटाई। दूसरा नंबर देखिए, गैर कानूनी रूप से वन प्राणियों का शिकार। किसका? वन प्राणियों का शिकार हो रहा है, गैर कानूनी मतलब बिना कानून के आदेश से। तीसरा नंबर देखिए, मानव की क्रियाओं या भूलवश या प्राकृतिक कारणों से वनों में लगने वाली आग। चाहे मानव द्वारा आग लगाया जाए, चाहे भूलवश लाग जाए, या प्राकृतिक कारण से बिजली गिरने से आग लग जाए, इससे भी क्या होता है, वन प्राणियों का विनाश होता है। चौथा नंबर देखिए, प्रदूषण ने विभिन्न प्राणियों के आवासों को विभिन्न प्रकार से दूषित कर दिया है, जिससे इनमें रहने वाले जीवों का जीवन काल कम हो गया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य का लोभ शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। क्या कहा? वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य का लोभ, इस पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, स्वतंत्रता के बाद क्रीड़ा आखेट का स्थान फर, चमड़े, मांस, हाथीदांत, औषधियों, प्रसाधनों, सुगंध द्रव्यों, साज सज्जा, स्मृति चिन्हों, संग्रहालयी निर्देशों आदि के लिए वन प्राणियों के चोरी और सीनाजोरी के शिकार ने ले लिया है। इस प्रकार वन प्राणियों का विनाश व्यापक और तीव्र गति से होने लगा। उदाहरण के लिए देखिए, एक कामोत्तेजक औषधि के संश्लेषण में प्रयुक्त सींग के लिए गैंडे का विगत 40 से 50 वर्षों में व्यापक वध हुआ है। देखिए, कामोत्तेजक मतलब उत्तेजना वाली एक दवा जो गैंडे के सींग से बनती है, तो उससे क्या होता है, प्रतिवर्ष 40-50 वर्षों में व्यापक जितने भी गैंडे थे उनका वध हुआ है। इस प्रकार हाथी दांत के लिए हाथियों का कस्तूरी एक अत्यधिक सुगंधित द्रव्य है, जो नर की नाभि के लिए निकट स्थित एक पुटी में भरा होता है। जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में एक द्रव होता है जो बहुत ही सुगंधित होता है। उसके लिए क्या होता है, कस्तूरी मृग के लिए कस्तूरी मृग का, चर्बी, मांस, खाल आदि के लिए होयल का, फर के लिए हिमालयी हिमचीते का, चमड़े के लिए बाघों, लोमड़ियों, घड़ियालों, सांभर सांपों आदि का व्यापक वध हुआ है। व्यापक का मतलब बहुत ही अधिक वध हुआ है और अब भी हो रहा है, जिससे क्या होगा, और वन प्राणियों का नाश हो रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। इस प्रकार से 2015 और 14 में पूछा गया था। या फिर रेड डाटा बुक किसे कहते हैं, इसमें उल्लिखित किन्हीं 4 स्थानीयों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, विश्व संरक्षण संघ यानी WCU, वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन जिसे अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनिक ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसर्च यानी IUCN भी कहा जाता है, के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि जैविक विविधता को विश्व के सभी भागों में अति संकट से गुजारना पड़ रहा है। इस संबंध में WCU ने अध्ययन द्वारा संकट ग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी जिसमें संकट ग्रस्त जो जीव संकट में है, विलुप्त होने के कगार पर हैं या विलुप्त हो गए हैं, उनका रेड डाटा बुक में क्या है, लिखा गया है। तो इसे क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। इस सूची में उन जातियों एवं उपजातियों को सम्मिलित किया गया है जो विलोपन के खतरे में गुजर रही हैं।
इसका प्रकाशन पहली बार 1963 में स्विट्जरलैंड में किया गया, जहां WCU का मुख्यालय है। WCU ने रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर विभाजित किया और उन्हें सूचीबद्ध किया। रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस जानकारी की सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 स्थनी इस प्रकार से हैं। देखिए किस प्रकार से हैं। नंबर 1 है काला हिरण, दूसरा है चीतल, चौथा है चिंकारा और पांचवा है तेंदुआ। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। भारत में वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त जातियां शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। या फिर संकटग्रस्त जातियां किन्हें कहते हैं, कोई 2 संकटग्रस्त जातियों के उदाहरण दीजिए। या फिर देखिए संकटाग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 संकटग्रस्त भारतीय स्तनधारी प्राणियों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर, हमारे देश में इस समय वन्य स्तनियों की लगभग 81, वन्य पक्षियों की लगभग 30 और सरीसृपों और उभयचरों की लगभग 15 तथा अकशेरुकियों की बहुत सी जातियां संकटग्रस्त हैं। स्तनियों का 41, 81 और पक्षियों का लगभग 30 और सांपों और उभयचरों का 15, जो क्या है, जातियां जो हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं, अर्थात विलुप्त होने की कगार पर हैं। देखिए इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। इनकी पूर्ण सूची भारतीय शासन द्वारा प्रसारित लाल आंकड़े यानी रेड डाटा बुक नामक पुस्तक में दी गई है। हमारे संकटग्रस्त स्तनी मुख्यतः बब्बर, शेर, बाघ, भेड़िए, सियार, लोमड़ियां, भालू, गंधबिलाव, लोरिस, अधिकांश जातियों के बंदर, सल्की चींटीखोर, हिम चीता, गैंडा, जंगली गधा, जंगली सुअर, कस्तूरी मृग, कश्मीरी मृग, विविध जातियों के कुरंग, उड़न गिलहरी, गंगों का संस, सेही यानी जिसे शाही कौन बोलते हैं, गौले या गौर, जंगली भेड़ें और बकरियां, गिब्बन, हाथी, जंगली भैंसे आदि। ये सब क्या है, संकटग्रस्त हैं। आगे देखिए, हमारे संकटग्रस्त पक्षी मुख्यतः कुछ जातियों देखिए से बत्तखें मानी बत्तख, बाज, समुद्री गरुड़, बांस तीतर, पहाड़ी बटेर, भारतीय पनचिरा, स्कंद मुर्गावी, धनेश, हुकना, चेड़, सारस आदि ये पक्षियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब देखिए संकटग्रस्त सरीसृप यानी संकटग्रस्त सांप, जो सांप की जातियां में आते हैं, सरीसृप की जातियां में कई जातियों के कछुए, मगरमच्छ, गोह, विषैले सर्प, अजगर इत्यादि ये सब क्या हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब देखिए संकटग्रस्त उभयचर मुख्यतः हैं जरायुजी, टोड और हिमालयी सर्टिका। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। देखिए जंगली जानवरों को सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। या फिर वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, इस विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है। तो उत्तर देखिए, जंगल में जंगली जानवर पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक होते हैं। ये जंगल में विभिन्न जीवों की संख्या को सीमित रखने में सहायक होते हैं। यदि इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो जंगल में अन्य जीवों की संख्या में अचानक परिवर्तन आ जाएगा, जिससे वहां पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन की स्थिति आ जाएगी। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, क्या आपने समझा। देखिए कह रहा है कि जंगली जानवर को पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है, जैविक घटक हैं। इनकी संख्या सीमित होने की इनकी संख्या जो कम हो जाएगी तो क्या होगा, सभी जीव संकटग्रस्त में आ जाएंगे। आगे देखिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ZSI यानी जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, तो देखिए का प्रमुख उद्देश्य जंतुओं का सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण है। दूसरा है IBWL, इंडिया बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो देखिए वन्य जीवन भारतीय परिषद का गठन भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ही किया गया है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय उद्यानों
जंतु विहारों और चिड़ियाघरों द्वारा जंतुओं का संरक्षण करना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे देखिए, अनाधिकृत रूप से जंगलों को काटने पर रोक लगाई गई है। और क्या किया गया है? वृक्षारोपण का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है। भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन किया जा रहा है, जिसे लाल आंकड़े की किताब यानी रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। या बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, बाघ परियोजना हमारा हेडिंग है। इस परियोजना का आरंभ सन 1973 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों का संरक्षण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल उत्तराखंड में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं सुंदरवन चीता अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। तो इसका क्या है, इस प्रकार से इसका जो क्या किया गया है, वर्णन किया गया। बाघ परियोजना का वर्णन इस प्रकार से हो जाएगा, जहां जहां पर आपको बाघ मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। वन्य जीव की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की दो प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो इसका उत्तर देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। वन्य जीव में वह सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। वन्य जीव संरक्षण विस्तृत रूप से दो प्रमुख विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास में किया जाता है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवास स्थानों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। निषेध की सीमा के अनुसार इन क्षेत्रों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अभयारण्य, तीसरा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरा अलौकिक ग्रुप्स तथा झीलें। अब देखिए अगला है बहिस्थानीय। तो देखिए बहिस्थानीय संरक्षण, इस संरक्षण में संकट उत्पन्न पादपों तथा जंतुओं का उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर अच्छी देखभाल की जाती है। क्या जो पौधे संकटग्रस्त हैं उनको एक विशेष स्थान पर रखकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। जंतु और प्राकृतिक पौधों को देखिए सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है इन्हें। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीव बैंक, बीज बैंक एवं जीन बैंक आदि आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या है। प्राणी विहार क्या है? भारत के दो प्राणी विहारों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए अभयारण्य प्राणी विहार। उत्तर देखिए हमारा हेडिंग है अभयारण्य प्राणी विहार। अभयारण्यों का उद्देश्य केवल वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है, अतः इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, लकड़ी काटने, पशु को चराने आदि की अनुमति पर प्रतिबंध के साथ दी जाती है। इस पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है कि इन क्रियाकलापों से वन्य प्राणी प्रभावित न हों। इनकी स्थापना एवं नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार के अधीन होती है। भारत में लगभग 520 अभयारण्य हैं। भारत की दो प्राणी विहार देखिए क्या है, जलदापारा जंतु विहार, और फिर क्या है जो कहाँ पे स्थित है, मदारी हाट पश्चिम बंगाल में, और फिर क्या है देखिए घान्हा पक्षी विहार जो भरतपुर में राजस्थान में है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। या फिर देखिए संरक्षित जीव मंडल क्या है? किन्हीं दो भारतीय संरक्षित जीव मंडलों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। सन 1971 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीव मंडल परियोजना के अंतर्गत मानव कल्याण हेतु जीव मंडल के संरक्षण की दृष्टि से जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का शुभारंभ किया गया।
भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल क्षेत्र था शेषाचलम प्रमुख है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। सिद्ध कीजिए कि मानव कल्याण वन्य प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में छिपा हुआ है। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, हजारों लाखों वर्ष पूर्व का आदि मानव स्वयं एक वन्य प्राणी था। जो आदि मानव थे हजारों लाखों साल पहले, वो आदि प्राणी मतलब वन्य प्राणी मतलब वनों में इधर उधर घूमते टहलते थे, कच्चा मांस खाते थे। तो देखिए केले के पत्ते से अपना शरीर ढकते थे, तो ये एकदम जानवरों की तरह रहते थे, मतलब वन्य जीव की तरह। तो देखिए, जो भोजन के लिए अन्य वन्य प्राणियों का शिकार करता था। सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ साथ प्रागैतिहासिक मानव में वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम और इनके साथ सह अस्तित्व की भावना का भी उदय हुआ। प्रारंभ में प्रागैतिहासिक मानव ने शिकार में सहायता हेतु कुत्तों को पाला। भूवैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि बाद में लगभग 5000 वर्ष पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता तक गाय एवं बैल, भैंस, हाथी, बकरी, मछलियां, मगरमच्छ आदि कई प्रकार के वन्य प्राणी मानव जीवन से समृद्ध हो गए। आगे देखिए, इनके अतिरिक्त भी भित्ति चित्रों में और सिक्कों, बर्तनों आदि पर खुदाई में शेर, बाघ, गैंडे, सर्प, बंदर आदि की कुछ ऐसी प्राणियों का समावेश हो गया है जिनसे कि मानव घबराता या डरता था। इसके बाद ईसा पूर्व के धार्मिक दर्शनों जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि में वन्य प्राणियों के वध को रोकने हेतु अहिंसा व धार्मिक सिद्धांत के रूप में अपनाया गया। आर्यों ने शेर, मृग, सारस, मोर, हाथी, बकरी, घड़ियाल, बैल, गरुड़, बत्तख आदि को देवी देवताओं की सवारी मानकर इनका सम्मान किया। आगे देखिए, इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि मानव कल्याण वन्य प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में छुपा हुआ है। अर्थात यदि मानव वन्य प्राणियों के साथ प्रेम भाव से रहेगा तो उनका कल्याण निश्चित है, परंतु यदि वह मानव जो उनका विनाश करेगा वन्य प्राणियों का, तो कुछ समय पश्चात उनकी हानि परिलक्षित होने लगेगी, उनकी हानि दिखाई देने लगेगी। तो बस दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।